आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये मैथ्स की क्लास। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है? जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये मैथ्स की क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 पाइप ABC एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। ABC रासायनिक विलयन PQR डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन Q का अनुपात क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले लिखना है कि ए जो है वो 40 मिनट में भर सकता है, बी जो है 20 मिनट में भर सकता है और सी जो है 30 मिनट में भर सकता है। और क्या भर रहे हैं? PQR। तो सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया? 120। एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी कितनी? 3, 6 और 4। तो बात कर रहा है क्यू की, तो क्यू जो है 9 मिनट में कितना पानी भर देगा? 54। और अगर ये तीनों एक साथ चलते तो 13 यूनिट भरते, तो 9 मिनट में कितना भर देंगे? 117। तो हम इसको 9 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 6/13, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी की समय की आयु का 8/5 गुना है ना। इसकी शादी के समय उसकी बहन जो है वो 8 साल छोटी थी, तो उसकी बहन की वर्तमान आयु बतानी है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो शादी के समय 5 यूनिट की थी तो प्रेजेंट में 8 यूनिट की हो चुकी है। तो ओवरऑल कितने यूनिट का डिफरेंस आया है? 3 यूनिट का। तो उसी 3 यूनिट के बराबर हमें कितने साल बढ़ा देने हैं? 15 साल। तो 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 15। और आपसे पूछ रहा है कि सोनिया की बहन की एज पूछ रहा है ना, तो सोनिया की प्रेजेंट एज निकालेंगे 8 यूनिट। तो 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। और जैसे ही हम इसको काट देंगे तो हमारे सोनिया की उम्र कितनी निकल कर आ जाएगी? 40 साल। और उसकी बहन 8 साल छोटी थी, तो अभी भी जाहिर सी बात है 8 साल छोटी होगी। तो अब वो प्रेजेंट में कितने साल की हो जाएगी? 32 साल की, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? यदि P बराबर 6 है और Q बराबर 3 है तो PQ माइनस 3P² प्लस 3P प्लस 3Q प्लस 3Q² प्लस 3Q का मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे अपन को वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करते हुए चलेंगे। तो आ जाएगा कितना? 216 माइनस 108 प्लस 18 माइनस 9 प्लस 27 और माइनस 27। तो प्लस 27 और माइनस 27 तो सबसे पहले कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर तो 216 और 18 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 234 आ जाएगा। और 108 और 9 को भी क्या कर देंगे? तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 117। दोनों घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 117, यानी ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप भी इस तरीके से बहुत इजी तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sec थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो हमने लिखा, सबसे पहले क्या लिखना है? लाल बटे कक्का, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि क्या लिखना है हमें। तो tan थीटा बराबर हमें क्या दिया हुआ है? लंब बटे आधार, यानी 12/5। तो कर्ण जाहिर सी बात है कितना बन जाएगा हमारा? 13, जो कि एक ट्रिपलेट भी है, बहुत से लोगों को याद भी होगी। तो उस हिसाब से सेक थीटा का मान क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो हमने लिखना है कर्ण कितना है? 13 और आधार कितना आ जाएगा हमारा? 5, जिससे कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है। और चलिए अब आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/20 10/40 का कितने प्रतिशत है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? 1/20 और दूसरे वाले नंबर को जस्ट उल्टा करके लिखते हैं। तो क्या करेंगे? 40/10 गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 2 से हम 40 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर ऐसे ही इजी ट्रिक्स से वीडियो में
हम क्या करते हैं, मैथ्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है ना। शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए, एक बहुत ही ईजी ट्रिक बता रही हूँ मैं। क्या होती है, ये होती है 26 साल, मतलब 26 स्टूडेंट्स थे तो 26 साल उनका एवरेज भी है। फिर 27 हो गए, यानी टीचर भी ऐड हो गए, तो नंबर कितने हो गए, 27 हो गए, और एज भी कितनी हो गई, 27। तो टीचर के आने से कितने यूनिट एज बढ़ गई है, 1 यूनिट, पर लोग कितने हो चुके हैं, 27। तो हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 27 यूनिट बढ़ चुका है। पहले बच्चों का एवरेज कितना था, 26 था, और अब 27 बढ़ चुका है। तो यानी ओवरऑल टीचर कितने साल के होंगे, 53 ईयर्स के होंगे, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी को विपरीत में 20 किलोमीटर की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी पूरी तरह से पार करने में कितना सेकंड लगाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने लिखना है, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ट्रेन की स्पीड को हमने मान लिया क्या, x, तो सेम डायरेक्शन में चालें घट जाती है तो x - 5 हो जाएगा। और हमें डिस्टेंस यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, 325, और जाहिर सी बात है कितने सेकंड लग रहे हैं, 45 सेकंड। तो इधर हमारी चाल किलोमीटर में है और इधर मीटर पर सेकंड में आएगा, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 45, 9 दूनी 18, और 5 से जब हम 325 को काटेंगे तो 5 × 5 और वहाँ पर आ जाएगा 65। तो अब हम 5 से 65 को काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 13। तो जिससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26 + 5 यानी 31। पहली ट्रेन जो है उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 31 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी ट्रेन जो है वो विपरीत दिशा से आ रही है, तो जाहिर सी बात है विपरीत डायरेक्शन में चाल क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 31 में 20 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारी स्पीड कितनी बन जाएगी, 51। और दोनों ट्रेन्स की लंबाई जो होगी वो भी ऐड हो जाती है, क्योंकि लंबाई हमेशा बढ़ती है। तो वो कितनी हो जाएगी, 765। नीचे हमें क्या निकालना है, टाइम, और डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस नहीं, चाल में हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेकंड में आंसर चाहिए और ये किलोमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने 5 से काटा किसको, 765 को काटा, तो वो आ गया हमारा कितना, 153। और फिर हमने इसको 17 से काट दिया तो 17 × 3 = 51 होता है, और 17 नंबर कितना होता है, 153 होता है। फिर हमने 3 से 9 को काटा तो 3 आ चुका है। तो t की वैल्यू निकालने के लिए 18 में हम क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 54 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है पर इतना भी मुश्किल नहीं है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बतानी है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। कैसा फॉर्मूला, कि जितना हम गए और उतना ही वापस आ गए। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2x × y / x + y। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 × 21 × 69/90। तो सबसे पहले हम 3 से काटेंगे, 3 × 7 = 21, और नीचे आ जाएगा कितना, 30। फिर 3 से काटेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा, 23। तो जब हम इन सभी नंबर, ऊपर वाले नंबर्स का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 322/10। तो 10 को हम दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 32.2 किलोमीटर प्रति घंटा, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन जाएगा। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, पर उसके ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा लेंथी हो गया था। तो सारे क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते और सारे क्वेश्चंस आसान भी नहीं होते। तो चलिए, इसी बात पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 की तुल्य है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी है, हमें सिर्फ ऑप्शंस को क्या करना है, काट के देख लेना है कि 3:2
2 के अनुपात में कौन सा है। तो जाहिर सी बात है 54 और 36 को जैसे ही हम 18 की टेबल से काटेंगे तो 18 3 जा कितना होता है 54 होता है, और 18 2 जा कितना होता है 36 होता है। तो हमारा रेशियो बिल्कुल सही आ जाएगा, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट बन जाएगा। तो इसी बात के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, समान MRP वाली जैसे वस्तुओं पर 6 खरीदें 4 मुफ्त पाएँ जैसी स्कीम पर खालिस्तान % की छूट दी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस देखिए सबसे इजी होते हैं, इनको ज़्यादा अपन को टिपिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम एक बेसिक सी चीज़ यूज़ करते हैं कि हमें जितनी भी चीज़ें मुफ्त मिली हम उसे ऊपर लिख देंगे, और जितनी भी चीज़ें हम घर लेकर जाते हैं हम उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं, और बस 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लिखेंगे 4/10 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो हमारा 40% निकल कर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन जाएगा। तो ऐसे ही इजी तरीक़ों से भी क्वेश्चंस को क्या होता है पेपर में करके हमें जल्दी जल्दी से आगे बढ़ना रहता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंपल करके लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, ये लिख सकते हैं 13/4 डिवाइडेड बाय 5/4 माइनस 5/10, और इधर कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 1/12। तो जाहिर सी बात है 13/4 डिवाइडेड बाय, अब अगले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, उस अंदर वाले पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4 माइनस 5/10, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 29/12। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे ही इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व किया फिर से एलसीएम लिया तो कितना जाएगा एलसीएम 120, 150 में से कितना जाएगा 145, और अभी हमारा 13/4 तो है ही, तो 13/4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5/120। तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे 13/4 इंटू 120/5, यानी उल्टा करके लिख देते हैं। अब 5 से हम इसको जैसे ही काटेंगे तो 5 एकम 5, और ऊपर कितना बन जाएगा 24। तो 4 से हम इसको जैसे ही काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 छिंग 24 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे जो ऊपर की वैल्यू थी वो कितनी आ जाएगी 78/1 आ जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू को हम जैसे ही सिंपल करेंगे वो वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 1/3। तो डिवाइड में है तो जाहिर सी बात है इसे भी रिवर्स करके लिखेंगे तो 17/1 इंटू 3/1। तो ओवरऑल बस 17 में 3 का गुणा कर देना है, कितना आ जाएगा 234, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या बन जाएगा सही। और ऐसे क्या करना रहता है अपन को, क्वेश्चंस को इजी तरीके से करना रहता है कि कम से कम स्टेप्स में क्या करें हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। चलिए फिर इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF 18 है और लघुत्तम समावर्तक 15/12 है। यदि उसमें से एक संख्या 216 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम सबसे पहले तो एक बेसिक से क्या करते हैं फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो वो फार्मूला क्या है हमारा HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है AH इंटू BH। तो ये जो होता है AH BH क्या है, वो दो संख्याएं हैं हमने मान लिए। तो हमारा HCF कितना दिया हुआ है 18 और LCM दिया हुआ है 15/12, और हमें एक संख्या ऑलरेडी दे के रखा है कितना 126, तो दूसरी संख्या को हमने x मान लिया। तो फिर हमने क्या किया 18 को काट 18 एकम 18 और 18 सत्ते क्या होता है 126 होता है, हमने इसको काट दिया। फिर 7 से क्या किया 15/12 को काटेंगे तो कितनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी 216, यानी कि पहली संख्या जो है वो कितनी है वो 126 है और दूसरी संख्या कितनी है 216। अब बोल रहा है कि इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस बता दीजिए, तो वो क्या निकल के आ जाएगा 90। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या बन जाएगा बिल्कुल सही बन जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं इजी भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताएंगे, ठीक है। और क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में क्या है कभी कभी फॉर्मूला लगाते हैं तो बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन इसमें अपन क्या करेंगे एक ट्रिक लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर क्या है उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रमशः P मतलब 0 0 है, Q जो है 6 0 है और R जो है वो R
नहीं 8 3 है और S जो है 4 7 है, T जो है 0 4 है। तो पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? 1/2 फर्स्ट माइनस लास्ट। तो अब ये फर्स्ट और लास्ट क्या है ये अभी हम आपको बताएंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स दिए हैं ना, उनको ऊपर नीचे करके लिखना है, यानी 0 फिर उसके नीचे 0, फिर लिखना है ऊपर 6 नीचे 0, फिर लिखना है 8 3, फिर लिखना है 4, फिर लिखना है 7, फिर लिखना है 0, फिर लिखना है क्या 4। तो सबसे पहले हम 0 से 0 का गुणा करते जाएंगे, जैसे कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं। तो हमारा कितना जाएगा 0 और फिर आ जाएगा प्लस में 18, फिर कितना आ जाएगा 56, प्लस में कितना आ जाएगा 16, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट वाले में भी हम सेम गुणा करते जाएंगे, जैसे कि पहला आ जाएगा कितना 0, फिर अगला आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा कितना 12, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 0। तो पहले ब्रैकेट को जोड़ेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी हमें 90। 90 में से हम कितना घटा देंगे 12, आ जाएगा हमारा कितना 78। अब हमारे फॉर्मूले में 1/2 भी दिया है, तो 1/2 इंटू 78। तो जैसे ही 2 से हम 78 को काटेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 39 वर्ग इकाई बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन इस मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और अगर हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सांख्यिकी की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार हैं, जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लिखे हुए हैं क्योंकि 21 लोगों के नंबर हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, सबसे ज़्यादा बार आता है ना। तो हम देख सकते हैं कि 85 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 1 2 फिर 3 और फिर 4। तो 4 बार 85 रिपीट कर रहा है। लेकिन देख सकते हैं कि और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है इस पूरी श्रृंखला में जो कि 4 बार से ज़्यादा आ रहा हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही बन जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक धातु की छड़ को 3 भागों में ABC में विभाजित किया गया और AB की लंबाई का अनुपात 9:20 है तथा BC की लंबाइयों का अनुपात 5:11 है। यदि A और C की लंबाई के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है तो धातु की छड़ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ABC का रेशियो बनाना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, A और B कितना हो जाएगा 9:20। फिर उसके बाद B और C का रेशियो क्या बन जाएगा 11:5, क्योंकि उल्टा दी हुई है वैल्यू। फिर देख सकते हैं कि C की जगह पे क्या आ जाएगा 20 और फिर इधर A की जगह पे भी क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। हम क्या कर देंगे, इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 99, फिर आ जाएगा 220 और फिर कितना आ जाएगा 100। फिर कह रहा है ए और सी के बीच का डिफरेंस हमें दिया होता है। ए और सी के बीच का डिफरेंस कितने यूनिट का है, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है हमको, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है छड़ की टोटल लंबाई। तो जाहिर सी बात है ये जो अगर हमें तीनों हिस्सों को जोड़ दें तो क्या हमारी वो छड़ कंप्लीट बन जाएगी क्या। तो इन तीनों हिस्सों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 419 यूनिट। तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी 4190 सेंटीमीटर, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही बन जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अपन ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कर देंगे। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या मिलती है। उस संख्या का 80% कितना है। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया कि वह संख्या क्या है, x है। तो x का 20% यानी 20/100 और उसी में हम क्या कर दें 90 जोड़ देंगे तो हमें वही संख्या यानी x मिल जाती है। ठीक है, फिर हमने सबसे पहले तो 20 से और 100 को काट दिया तो कितना आ जाएगा x/5 + 90 = x। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 + 450 = कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 450 =
4x हो जाएगा। तो उस हिसाब से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी निकल कर 450/4। तो ये तो हमें संख्या मिली है, लेकिन उस संख्या का भी हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 80% बताइए। तो जाहिर सी बात है 450 × 80 अपॉन 100 और अपॉन में 4 तो था ही 450 के। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 45 में 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा 90, जिससे कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथ ही साथ हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर अपना वीडियो बनवाना है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे कि एक साइड लिखेंगे वॉशिंग मशीन, एक साइड लिख देंगे टीवी। अब इनके बीच में क्या बनाएंगे, रेशियो। तो जाहिर सी बात है अगर हम 100 रुपये टीवी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 60 रुपये कहाँ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, वॉशिंग मशीन में, क्योंकि 40% उससे रेट कम है। तो हमने सबसे पहले इसका रेशियो बनाया तो क्या बन जाएगा, 5:3 बन जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि वॉशिंग मशीन जो है वो 52% बढ़ जाती है और जो टीवी का मूल्य है वो 76% कम हो जाता है। और इसी की वजह से 5 आपको क्या खरीदनी है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है और 2 टीवी खरीदनी है। तो फिर से हमारा नया रेशियो क्या बनेगा, 5 से 5 जब कैंसिल हो जाएगा तो 3:2 बन जाएगा। तो 3 का गुणा हम कहाँ कर देंगे, 52 में करेंगे, है ना। तो कितना निकल कर आ जाएगा हमारा 156, और 2 का मल्टीप्लाई जब 76 में करेंगे तो 152 निकल कर आ जाएगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने यूनिट का आ जाएगा, 4 यूनिट का, और भी ज़्यादा आएगा क्योंकि ज़्यादा वाला नंबर था। इसी वजह से हम क्या लिखेंगे, +4। और टोटल हम सामान खरीद कितना रहे हैं, 3 और 2 यानी कि 5। तो हम जाहिर सी बात है 4 को 5 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 0.8% आ जाएगा, वो भी वृद्धि के साथ, है ना, क्योंकि प्लस का साइन आया है हमारे आंसर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर इसी के साथ हमारा, ये कह रहा है एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ करेंगे ही नहीं, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या कह रहा है, बिल्कुल उसी काम पर लग जाएंगे। सबसे पहले ये कह रहा है कि उसने 120 में अगर क्या किया है, बेच दिया, 120 में बेच दिया है और वो 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लिख दिया। जब लिख देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से जब हम काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15 हो जाएगा, जिससे सेलिंग प्राइस जो है हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 5 यूनिट, और कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट। यानी कि आपने कोई सामान 4 रुपये का खरीदा तो 5 रुपये में आप बेच दिए हो। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट कितने यूनिट का आएगा, 1 यूनिट का। तो हम लिखते हैं प्रॉफिट को ऊपर, कॉस्ट प्राइस को नीचे, इंटू 100। तो जिससे 4 से हम 100 को काट देंगे तो हमारा आंसर कितने % आ जाएगा, 25%, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों फिर इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना कितने समय में कर लेगा, है ना, कितना टाइम ले लेगा। तो सबसे पहले हमने लिखा कि ए और बी जो है 6 दिनों में और बी जो है 12 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 12। तो ये हमारा टोटल वर्क निकल कर आ गया। और एफिशिएंसी की बात की जाए तो वो निकल कर आ जाएगी 2 और 1, यानी कि 2 लोग थे तो 2 यूनिट काम करते थे और 1 इंसान है तो वो 1 यूनिट काम करता है, तो बचा हुआ 1 इंसान भी 1 ही यूनिट काम करता होगा। तो उस हिसाब से 12/1
और काम कितना करवाना है, 2 गुना, तो हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा। तो ओवरऑल कितने दिन लग जाएंगे, हमें 24 डेज लग जाएंगे, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा हुआ है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा हुआ है, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा हुआ है तथा शेष 4.2 सफ़ेद द्रव है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कुल धारिता ज्ञात करनी है, यानी कि उस बर्तन में टोटल कितने लीटर द्रव आ सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन फिर भी अपन इसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि 2/5 क्या भरा हुआ है, इसमें नीला द्रव भरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है 5 यूनिट अगर टोटल था, 2 यूनिट निकल चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा हुआ, 3/5। तो 3/5 का आपको कितना चाहिए, 1/3 चाहिए है। तो 1/3 क्या बन जाएगा हमारा, 1/5 बन जाएगा। क्या 1/5 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा काले द्रव की वैल्यू। अब उसके बाद कह रहा है बचा हुआ द्रव, तो 1/5 निकल चुका है, तो बचा कितना होगा, 4/5। तो 4/5 का भी हमें कितने वैल्यू निकालनी है, 5/6 भाग। तो जैसे ही हम 5/6 भाग निकालेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा और 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो लास्ट वाले द्रव यानी पीले द्रव की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो सबसे पहले हम रेशियो बैलेंस करने के लिए एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 15, और हमारी वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी 3। वैल्यूज़ क्या निकल कर आ जाएंगी हमारी, 6, 3 और 5। तो जिससे हमारे द्रव की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 14। और टोटल जो है वो नीचे आया है द्रव यानी 15। तो जाहिर सी बात है 14 ऊपर हुआ है, 15 नीचे, तो 1 यूनिट का क्या है, अभी भी शेष बचा हुआ है। तो वही शेष की वैल्यू यानी उसी 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 4.2 लीटर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर हम लिखेंगे 42/10। तो हमसे पूछ रहा है टोटल द्रव कितना है, तो टोटल यानी कि 15 यूनिट। तो 15 और इस साइड क्या लिख देंगे, x। तो जैसे ही हम 15 को 5 से काटते हैं, तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और 2 से हम जैसे ही 42 को काट देंगे तो हमारा बन जाएगा 21। तो 3 का गुणा जब हम 21 में कर देंगे तो ओवरऑल इस टैंक की धारिता कितनी निकल कर आ जाएगी, 63 लीटर, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बन जाएगा। देखिए इस पर अपन लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को करते रहते हैं, तो आपको भी ऐसे ही क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु जो है 8,900 में खरीदी गई, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है इसका मूल्य 40% बढ़ाकर अंकित कर दिया गया, ये भी ठीक है। इसके बाद अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर इसे बेच दिया गया। इस पूरे सौदे में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमने लिखा कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने वाला मूल्य क्या माना, 100 रुपये। तो जाहिर सी बात है हमने एमआरपी कितनी डाल दी है, 140 रुपये। अब 140 वाली वस्तु को हम 5% डिस्काउंट पर बेचेंगे यानी 95% पर बेचेंगे। तो 140 इंटू 95/100 हो जाएगा। 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे और 2 से हम जैसे ही काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 5 से हम जैसे ही 95 को काटेंगे तो 19 हो जाएगा। तो 19 सत्ते कितना होता है, 133। तो हम देख सकते हैं कि 100 रुपये में हम खरीद रहे हैं, 133 में हमने बेच दी है कोई वस्तु। तो जाहिर सी बात है हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा होगा, 33% का। तो 33 को ऊपर लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस को नीचे इंटू 100 यानी ओवरऑल 33% आ जाएगा, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत के अंदर कोई बिंदु P है, ठीक है। यदि PA बराबर क्या है, 98 सेंटीमीटर, PB बराबर क्या है, 91 सेंटीमीटर और PC बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो PD की लंबाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए एक फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला होता है,
पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो पी ए कितना दिया हुआ है हमें, 98 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 91 का स्क्वायर प्लस हमने इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया और एक्स का स्क्वायर बना दिया। तो 98 का स्क्वायर कितना होता है, 9604 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। 91 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 82, 81 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,045 आ जाएगा। और उसी में से 8,281 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1764। तो रूट लगा देंगे क्योंकि वहाँ से स्क्वायर अलग करना है। तो जब रूट लगाएंगे 1764 पर, तो 1764 किसका रूट होता है, ये होता है 42 का रूट। तो जिससे हमारा ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा, बी बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वां भाग के बराबर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमसे कह रहा है, देखिए टोटल सरफेस एरिया हमको ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, आपसे सिर्फ सरफेस एरिया पूछ रहा है और वो भी कह रहा है कि जो टोटल सरफेस एरिया है उसका 2/5 है। तो हमने टोटल सरफेस एरिया लिया है कितना, 542, उसका हम कितना निकाल देंगे, 2/5। जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 216.8 निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हमारा कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 6,800 रुपये की वार्षिक राशि के रूप में संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं, बस एक अनुपात की वैल्यू पता होनी चाहिए। कौन सी, 2:1, क्योंकि 2 साल के लिए बोल रहा है। तो हम निकालेंगे क्या, 6,800 का 15% निकालेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो हमारी वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी, 1020। तो 1020 में हम किसका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो हमारी CI की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 2040। फिर हम 1020 का भी 15% निकालेंगे क्योंकि CI में ब्याज के ऊपर क्या लगता है, ब्याज लगता है। तो 1020 यहाँ कितना हो जाएगा का 15% यानी अपॉन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। 2 से हम जैसे ही 102 को काटेंगे हमारा आ जाएगा 51, और 51 का हमने 3 में मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू आ गई 153। तो टोटल CI कितना निकल कर आ गया है हमारा, 2193। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अमाउंट जो होता है वो CI प्लस प्रिंसिपल होता है। तो CI में हम प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा, 8,993, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही बन जाएगा। तो इसी बात के साथ आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, यदि डेल इंटू 2.2 प्लस 0.33 इंटू 3/4 माइनस 1/20 इंटू 0.55 इज इक्वल्स टू 0.99। तो हमें इस डेल का मान क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे, एकदम सिंपल फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, 22x/10 प्लस 99/400 माइनस 55/2000 लिख लेंगे, और इधर इक्वल टू में आ जाएगा 99/100। तो अब पूरा सिंपल दिखाई दे रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, जो कि आ जाएगा 2000। तो 2000 को हम यहाँ पे पहली संख्या जब सॉल्व करेंगे LCM लेने के बाद, तो आ जाएगा कितना, 4400x प्लस 495 माइनस 55, और इधर कितना हो जाएगा, 99/100 ही हो जाएगा। 0 से 0 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे,
और फिर 99 में 20 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और इधर लिख देंगे 4400 x प्लस 440, है ना। तो इधर आ जाएगा 440 x और इधर कितना हो जाएगा गुणा करने के बाद 1980 और 440 इस साइड आकर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी 1540। तो x की वैल्यू निकालना है तो 1540 को हम 4400 से क्या कर देंगे डिवाइड, 0 से 0 को क्या कर देंगे कैंसिल। अब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कितना 14 और नीचे कितना आ जाएगा 40। अब हम 4 को 14 से मतलब 4 से 14 को डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3.5/10। तो 10 के हिसाब से अगर हम देखें तो पॉइंट लगाएंगे तो 0.35 हो जाएगा, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा। और ऐसी ही मैथ्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।